चलो अपन 24 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत इस पेपर का एनालिसिस बताऊं। लास्ट 3 to 4 ईयर्स के कंपैरिजन में इस बार फिजिक्स का जो पेपर था वो रिलेटिवली इजी आया है, कैलकुलेशन भी कम थी और जो प्रॉब्लम्स थे उनमें ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम पढ़ के अपने को क्लिक ही नहीं हो रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स थे जिनमें आराम से आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर्स निकाल सकते हो, है ना। करते हैं शुरू। देखो पहला प्रॉब्लम, इसमें बोला गया है कि एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन का प्रॉब्लम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को बेटा ई से रिप्रेजेंट किया है। परमिटिविटी आप सब लोग जानते हो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। प्लैंक्स कांस्टेंट है वो h है, स्पीड ऑफ साउंड है वो c है। अपने को बोला गया है कि ये जो क्वांटिटी है इसको कैसा बनाना है अपने को, डायमेंशन लेस। इसका मतलब इसके कोई डायमेंशन नहीं होने चाहिए। तो अगर ये चीज मैं अलग लिखूं, e की पावर अल्फा एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा h की पावर गामा और c की पावर डेल्टा, ये है। इसको अपने को कैसा बनाना है, डायमेंशन लेस। इसको अगर डायमेंशन लेस बनाना है तो भाई इसके कोई डायमेंशंस नहीं होने चाहिए। जहां पे e है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी है, h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। एक तरीका तो ये है कि अपन इन चारों चीजों के डायमेंशंस निकाल लें, e के निकाल लें, एप्सिलॉन नॉट के निकाल लें, h के निकाल लें, c के निकाल लें और वो सारी वैल्यू यहां पटक के इन सारी पावर्स को कैंसिल आउट कर दें। सबको कैंसिल आउट करेंगे तो अपना आंसर आएगा, लेकिन लेंथी पड़ेगा h के डायमेंशंस निकालना, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट के निकालना। ज्यादा बेटर देखो यहाँ ऑप्शन से इतने मस्त मस्त हैं, है ना। ऑप्शन से इतने बढ़िया बढ़िया है कि n की वैल्यू 1 रखूंगा तो सारे ऑप्शन देखो अलग अलग आ रहे हैं, है ना। तो ज्यादा बेटर है ऑप्शन के थ्रू जाया करो ऐसे प्रॉब्लम में। और यहां देखा जाए तो h और c की टर्म बन रही है, और h और c की टर्म आप सब लोग जानते हो, h और c दोनों मिलके एक फॉर्मूला में आते हैं। कौन से वाले में, hc बाय लैम्डा वाले में। और hc बाय लैम्डा किसका फॉर्मूला है अपने पास, एनर्जी का। तो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, और लैम्डा की यूनिट होती है भैया मीटर। तो इस मीटर को मैं इधर ले आऊं तो ये आ गया एनर्जी इंटू मीटर इज इक्वल टू h इंटू सी। मतलब h और c के डायमेंशन है ना वो एनर्जी इंटू मीटर के डायमेंशन आएंगे। h और c के डायमेंशन है वो एनर्जी इंटू मीटर। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि चार्ज और एप्सिलॉन नॉट को भी एनर्जी के टर्म्स में ही लिखूं, और चार्ज और एप्सिलॉन नॉट को एनर्जी के टर्म्स में लिखूंगा। तो यहां एनर्जी का फॉर्मूला काम में ले लेता हूं। आप सब लोग जानते हो K Q1 Q2 बाई R, पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान में है क्या। डायमेंशंस के लिए तो कोई सा ही देख लो आप, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। अब आप देखो Q1 Q2 हो गया E स्क्वायर, तो एनर्जी इज इक्वल टू आ गया K इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाय R। R है वो अपनी डिस्टेंस है, K अपना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई को तो छोड़ो क्योंकि डायमेंशंस देखनी है, तो नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। इस R को इधर ले गया तो ये मीटर इधर चला गया, तो ये आ गया एनर्जी इंटू मीटर इज इक्वल टू, इधर अपने पास आ गया E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। में 4 पाई को तो लिख ही नहीं रहा क्योंकि डायमेंशंस के लिए उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट है वो भी एनर्जी इंटू मीटर आ गया, और H और C है वो भी एनर्जी इंटू मीटर आ गया। अब मैं एक एक ऑप्शन में जाऊं तो n की जगह मैं 1 पटक पटक के देखता हूं। यहां पहला 2f दूसरा -1 है, इसका मतलब अल्फा 2 है और बीटा -1 है। अल्फा 2 का मतलब यहां e की पावर 2 है और यहां इसकी पावर -1 है। इसकी पावर -1 है तो वो नीचे चला गया। इसका मतलब E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया, ये वाली टर्म ये बन गई E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो क्या बन गई, एनर्जी इंटू मीटर। इसका मतलब इसको क्या बनाना पड़ेगा अपने को, 1 अपॉन एनर्जी इंटू मीटर, ताकि एनर्जी इंटू मीटर से वो कट जाए और कोई यूनिट ना बचे। और अगर इसको 1 अपॉन एनर्जी इंटू मीटर बनाना है तो यहां h की भी पावर -1 करूं और c की पावर माइनस, ताकि 1 अपॉन h जाए, ये भी नीचे आ जाए। इसका मतलब ये दोनों पावर -1 हो गई। ये लो आ गया अपना आंसर फर्स्ट ही। ठीक है क्या। तो यूनिट एंड डायमेंशन के प्रॉब्लम ज्यादा बेटर रहेगा अपन अगर ऑप्शंस के थ्रू जाए। लेकिन अगर मान लो यहां थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते ना तो फिर भाई लेंथी जाना ही पड़ता अपने को। इसमें अपने को सबके डायमेंशंस लिखने पड़ते, m1 l1 t-2, चार्ज का अपन करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम से, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, एम्पियर इंटू सेकेंड वगैरह, वो सब करके उससे ही करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये आसान है, इजी फॉर्मेट में बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कहां जगह दी जाए इसको, यहां। अब देखो सेकंड वाले में क्या बोला गया है। इसमें बोला है अपने को एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है लोकेटेड ऑन द पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस का मतलब ये हो गया
तो पहले तो अपन एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस बना लिया और ये वाई एक्सिस है ना। प्रॉब्लम को आराम से पढ़ के करना होता है भाई, एडवांस के प्रॉब्लम्स को। ये एक्स और वाई बनाया, वायर अपना कौन से एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। वायर है जेड एक्सिस के अलोंग का मतलब इधर, वायर में करंट कितना है आई, अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का मतलब आप लोगों की तरफ इधर, ठीक है। उससे आगे क्या बोला गया है, एंड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड बी, इस वायर के कारण फील्ड बी है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण फील्ड अपन जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी लेंगे आगे काम में। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीग्रल बी डॉट डी एल पूछा है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट -√3a,a,0 से a,a,0 तक। तो पहले ये पॉइंट मार्क करता हूं मैं, एक्स कोऑर्डिनेट है -√3a, -√3a का मतलब ये ओरिजिन तो इधर चला कितना √3a, और फिर ऊपर कितना चला a, और जेड में तो चलना नहीं है, जेड में कितना 0, इसका मतलब ये पॉइंट अपना कौन से प्लेन में लाई कर गया, एक्स वाई प्लेन। तो -√3a,a,0 ये पॉइंट हो गया, -√3a,a,0। दूसरा पॉइंट कौन सा है, a,a,0। तो देखो केवल x कोऑर्डिनेट बदल रहा है भाई, y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा, तो सीधे चलते हैं अपन यहाँ, ये वाला पॉइंट क्या आ गया a,a,0। तो अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस देखूं, वायर यहाँ रखा हुआ था, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्या जेड एक्सिस के अलोंग है वायर अपना, ठीक है, वायर अपना जेड एक्सिस के अलोंग है, तो इस वायर से ये लाइन कितनी डिस्टेंस पे होगी, ये वाली डिस्टेंस आ गई अपने पास a के इक्वल। इस पे अपने से पूछा है इंटीग्रल b डॉट dl कितना आएगा। तो अगर यहां देखा जाए तो इस वायर के कारण यहां फील्ड अलग होगी, यहां फील्ड अलग होगी, यहां फील्ड अलग होगी, यहां फील्ड अलग होगी, क्योंकि भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम की अलग अलग आ रही है, यहाँ अलग अलग आ रही है, तो इसका तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखो, अगर मैं यहां देखूं तो ये वाली डिस्टेंस है ना √3a है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है a। तो इस डेटा को देख के मेरे को ये पता चल रहा है कि भैया इस प्रॉब्लम को वो लोग अलग तरीके से आपसे सिंप्लीफाई करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि √3 नहीं देता हो, यहां देखो परफेक्ट एंगल आ रहा है, √3 a साइड ये है, a साइड ये है, तो सीधी मैंने ये लाइन बनाई, ये एंगल कितना आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो tan थीटा आ गया √3, तो थीटा आ गया 60, तो ये आ गया 60। यहां से अगर मैं ये लाइन बनाऊंगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है a और a है, तो ये एंगल कितना 45। तो अगर मैं ये पूरा एंगल देखूं तो 60 + 45 ये आ गया 105। अब आप एक चीज देखो, वायर है वो ऐसे है, और जिसके अलोंग अपने को b डॉट dl निकालना है वो वायर ये है, वो वायर ये है, और ये वायर का ये एंड और ये एंड यहां टोटल कितना एंगल बना रहा है 105 बना रहा है। तो आप एक बार लॉजिकली सोचो, एक वायर यहां, अगर मैं ऐसा ही वायर यहां रख देता, यहां रख देता, ऐसे रख देता, ऐसे रख देता, इसको पूरा क्लोज कर लेता ऐसे वायर रख रख के, और पूरा क्लोज कर देता, तो क्या मैं बोल सकता हूं अब ये क्लोज लूप बन गया, क्लोज लूप बन गया। तो भाई लगा दो एम्पियर्स लॉ आराम से, एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो इस पूरे क्लोज लूप पे इंटीग्रल b डॉट dl म्यू नॉट आई इन कितना है पूरा आई, क्योंकि अगर क्लोज लूप बन गया ये पूरा का पूरा, ऐसे वायर ऐसे वायर ऐसे वायर लगा लगा के सिमेट्री से अगर मैं इसको पूरे को क्लोज कर दूं तो आई इन हो गया आई, इसका मतलब इस पूरे 360 एंगल के करस्पॉन्डिंग b डॉट dl कितना आता म्यू नॉट आई आता, क्योंकि अगर अपन ने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे पूरा क्लोज कर दिया, तो क्या बोल सकता हूं क्लोज पाथ के अंदर इंटीग्रल b डॉट dl वो आता म्यू नॉट इंटू आई, लेकिन कितने एंगल के लिए आता है 360 के लिए, अपने को कितने एंगल के लिए चाहिए 105 के लिए, 105 के लिए चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 105, बस खत्म सवाल। अब तो काटा पीटी करनी है इसमें, है ना। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 से काटोगे तो ये कितना हो गया अपने पास 21, ये काटोगे तो कितना हो गया 72, 3 से और कैंसिल आउट हो रहा है, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 3 से काटोगे तो 24, तो आंसर कितना आ गया 7 म्यू नॉट आई अपॉन 24, तो 7 म्यू नॉट आई अपॉन 24 आ गया आंसर। अगर मान लो ये वाला तरीका आपके नहीं क्लिक करता है तो इंटीग्रल b डॉट dl से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इस वायर पे देखूं तो यहां इसमें करंट, इसको मिटा देता हूं एक बार, दूसरा तरीका समझो, इसमें देखो मैं x और y एक्सिस नहीं बनाऊंगा, सीधा ये वायर बना रहा हूं, ये वायर है z एक्सिस के अलोंग, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये अपना ये वाला वायर है, ये डाला अपने परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितनी थी अपने पास a, ठीक है। अगर मैं यहां से किसी डिस्टेंस x पे जाऊं भाई, और x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया अपन ने dx, तो यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस अगर मैं r ले लूं, तो इस वाले वायर के कारण वहां फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो करंट ऐसे है तो फील्ड ऐसे, तो फील्ड की डायरेक्शन आ गई इधर। हालांकि अपने को गिवन प्रॉब्लम में करंट है वो पॉजिटिव जेड में है इधर, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो
उतना ही आएगा। अपने से तो डायरेक्शन वायरेक्शन पूछी ही नहीं कि बी डॉट डी एल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो चाहे करंट इधर लो चाहे करंट इधर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां बी अगर लिखूंगा तो बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वायर से डिस्टेंस। और अगर यहां ये एंगल मैं थीटा ले लूं तो ये 90 माइनस थीटा ये 90, तो ये एंगल वापस आ गया थीटा। तो इस बी का इधर कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन नीचे कितना 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट इसका इधर आएगा, मैं उसको लिख भी नहीं रहा क्योंकि इसके साथ इसका डॉट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अपना डिस्प्लेसमेंट इधर है और बी इधर है, तो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब बी डॉट डी एल केवल ये वाला बचेगा। तो बी डॉट डी एल कितना है, म्यू नॉट आई कॉस थीटा अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स। आसान है यहां तक तो ठीक है। मैंने वो फील्ड का कंपोनेंट लिया जो उस लेंथ के अलोंग है। अब इस dx को और r को भी थीटा के टर्म्स में बदल लेता हूं। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अपन tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, tan थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया x बाय ए, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया a tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सही है, वैल्यू रखते जाता हूं यहां पे। तो b डॉट डी एल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 पाई, आर को भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। आर को क्या लिखूंगा, देखो इस आर का इधर कंपोनेंट आएगा आर कॉस थीटा, वो किसके इक्वल ए, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बाय कॉस थीटा। तो आर की जगह रख दूंगा ए अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। और साथ में dx, dx की जगह क्या रख दूं ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, पूरा थीटा में बदल गया। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर इससे इधर एंगल प्लस का ले रहे हैं तो इससे इधर एंगल माइनस का, और इधर वाला एंगल अभी देखा था थोड़ी देर पहले कितना आया था 60 डिग्री मतलब π/3, तो इधर का तो माइनस π/3 होगा और उधर का π/4, मतलब थीटा की लिमिट माइनस π/3 से लेकर कहां तक π/4 तक। देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ए से ए कट गया, और जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, इसको निकाल लेंगे बाहर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और अंदर बचा डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 माइनस माइनस प्लस π/3, तो ये आ गया π/4 प्लस का π/3। एलसीएम कितना आ गया इनका 12 एलसीएम लिया तो यहाँ कितना 3 + 4 7, तो 7/12 इंटू 2 24। तो आंसर तो अल्टीमेटली वही आना है। ठीक है क्या, आसान था ये सवाल भी, आराम से किया जा सकता था भाई, है ना। और एडवांस में देखा जाए ना तो सवाल ऐसे आते हैं जो आराम से प्यार प्रेम से करने लायक होते हैं। अगला देखो, अगले में क्या बोला गया अपने को, ये टाइमर ही टाइमर क्यों चल रहा है। अगले में क्या बोला गया अपने को, बोला है 2 बीड्स है, ईच ऑफ मास ईच विथ चार्ज क्यू, दोनों का चार्ज है वो क्यू है और मास एम है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हैं भाई, हॉरिजॉन्टल पे रखे हैं तो एम जी को देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, एम जी को नहीं देखना, हॉरिजॉन्टल है, फ्रिक्शनलेस भी है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब रिंग के ऊपर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, सर्कुलर हुप है जिसकी रेडियस है आर, वन ऑफ द बीड इज ग्लूड टू द हुप एट सम पॉइंट, मतलब एक बीड को तो कर दिया अपन ने फिक्स, तो एक को फिक्स करते हैं भाई, ये लो एक को कर दिया फिक्स, एक को तो मैं यहाँ रख रहा हूँ एज इट इज कि भाई तेरे को नहीं चलना है ना, इसका मास एम है और चार्ज क्यू है, और मास में लिख भी नहीं रहा क्योंकि चल ही नहीं रहा, तो मास लिखने का कोई मतलब है ही नहीं, वो तो फिक्स है। दूसरा क्या बोला गया, व्हाइल द अदर वन परफॉर्म्स स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहले तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढेंगे, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी भाई जस्ट अपोजिट में, यहाँ ये रिंग जैसा फंसा दिया, जस्ट अपोजिट में क्यों आएगी, क्योंकि इस पोजीशन पे ये फोर्स लगाएगा दूर, उसको नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, नेट फोर्स 0 हो गया। अब इस पोजीशन के अबाउट इसका अपने को क्या कैलकुलेट करना है, द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना भाई, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एसएचएम में किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ओमेगा, तो अपने से ओमेगा के बजाय पूछा क्या गया है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, तो एक चीज तो देख के ये पता चल रही है कि जैसे ही मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करूंगा तो भैया सेंटर से इसकी डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी, सेंटर से डिस्टेंस नहीं बदलेगी, क्योंकि इस लूप के अंदर रिंग जैसा फिक्स है, जैसे ही मैं इसको यहां लाऊंगा तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो क्या बोल सकता हूं, सेंटर के अबाउट
इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बस इतना ही तो हो रहा है। सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि ये सेंटर से आ गया किसी एंगल थीटा पे, यहां आ गया, तो ये एंगल थीटा पे आ गया, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अब क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स लगाएगा अपने से दूर इधर F। ये फोर्स निकालता हूं पहले, ये फोर्स निकालूंगा तो ये डिस्टेंस चाहिएगी मेरे को, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो ये एंगल थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, इस ट्रायंगल में इन तीनों का सम 180, तो ये 180 माइनस थीटा, तो इन दोनों का सम थीटा, और ये R, तो ये एंगल दोनों बराबर, ये भी θ/2 और ये भी, यहां तक का काम हो गया अपना। अगर ये θ/2 तो यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये साइड R है, ये साइड भी R है, तो ये R, तो ये लेंथ आ गई R cos θ/2। लेकिन थीटा एंगल बहुत छोटा है और थीटा बहुत छोटा है, मतलब लगभग 0 के आसपास है, और 0 के आसपास है तो cos 0 लगभग 1, तो इसका मतलब ये लेंथ भी क्या लगभग R, ये लेंथ भी लगभग R, तो ये पूरी लेंथ लगभग 2R, और ये लेंथ भी लगभग कितनी थी, 2R। तो अपन यहां से भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इधर लेके जाने से ये लेंथ चेंज नहीं होगी। देखो इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जैसे ये पकड़ा हो रहा है, नजर नहीं आ रहा है ना, ऐसे हो रहा है एकदम थोड़ा सा, मतलब ये लेंथ यहां 2R है, तो यहां से यहां गया तो भी ये भी लेंथ लगभग कितनी, 2R। तो इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 तो हो गया Q² डिवाइड बाय 2R का स्क्वायर कितना, 4R²। अब मैं टॉर्क लिखूंगा तो इसी लाइन को आगे बढ़ाया, ये एंगल θ/2 तो ये एंगल भी कितना, θ/2। इस फोर्स का इधर कंपोनेंट आएगा F cos θ/2, लेकिन वो फोर्स तो सेंटर से पास कर गया, उसका कोई टॉर्क नहीं है। दूसरा इसका इधर कंपोनेंट आएगा F sin θ/2, उसका टॉर्क आएगा। तो पहले फोर्स लिख लेता हूं, कितना आएगा, K Q²/4R² इंटू इधर वाला कंपोनेंट क्या था, sin θ/2, और एंगल बहुत छोटा है तो sin θ/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, θ/2। ध्यान रखना ये थीटा नहीं था, ये Q था, ठीक है, θ/2। ये तो फोर्स आ गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R, तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा होता है, I कितना आएगा इसका सेंटर के अबाउट, mr² इंटू अल्फा, और अल्फा SHM में क्या होता है, ω² थीटा, तो ω² थीटा हो गया। तो अपना काम एक लाइन में, बस थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, अपने को चाहिए ω², तो ω² इज इक्वल टू, बाकी सब ये दोनों नीचे ले आओ, तो ये आ गया KQ² डिवाइड बाय, इसको नीचे लेके आओगे 4 × 2 8R³ इंटू m, बस ये आ गया अपने पास ω²। यहां ε0 में दिया है तो K को लिख लो 1/4, 4 × 8 कितना, 32, बाकी कांस्टेंट बाढ़ में गए, आंसर आ गया B। समझ में आया क्या, ठीक है क्या, आसान सवाल था एकदम, है ना, बिल्कुल टफ नहीं था। तो अब तक देखो जो सवाल अपन ने किए ना भाई, बहुत इजी है ना। एडवांस के पेपर में ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और आराम से सवाल करने आने चाहिए। ये आ गया पेन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या बोला गया अपने को, एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, ठीक है। अंडरलाइन करते जाया करो भाई जो चीज़ें है ना, जैसे ऑनलाइन पेपर होता है तो शीट मिलती है, उसमें लिख लो फट से m = 5 kg, ठीक है। उसके ऊपर ये फोर्स लगा। अब इस फोर्स को देखते ही अपने को ये पता चल रहा है कि भैया ये 10 तो कांस्टेंट है और ये वाला फोर्स है ना ये x के प्रोपोर्शनल है, तो यहीं दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, मोशन SHM होगा, क्योंकि अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू x होता है तो पार्टिकल का मोशन SHM होता है, ठीक है। वो 10 फोर्स है ना, वो तो क्या करेगा, केवल मीन पोजीशन को बदलेगा, कांस्टेंट फोर्स से टाइम पीरियड पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे क्या बोला गया है, विद द वैल्यू ऑफ x इन मीटर में दिया है, तो ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, SI यूनिट में सब कुछ गिवन है। एट टाइम t = 0 सेकेंड इट इज एट रेस्ट एट पोजीशन x = 1। ये मैंने x एक्सिस बनाया, ये बनाया अपने x = 0, अपना पार्टिकल है वो x = 1 पे, t = 0 पे, एट रेस्ट का मतलब वेलोसिटी है 0। तो यहां से दिमाग में फट क्लिक करना चाहिए कि वेलोसिटी 0 है ना, तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन SHM की, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब मैं इसका टाइम पीरियड निकाल लेता हूं। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2π√m/k, तो 5/k, k क्या होगा, जो भी x के साथ होगा वो k है, तो 5/20। ये 5 इस 20 से कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया अपने पास, 5 इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 4, और 1/4 का रूट हो गया 2, 2 से 2 उड़ गया, तो टाइम पीरियड कितना आ गया अपने पास, पाई आ गया। तो इसका टाइम पीरियड आ गया अपने पास में पाई सेकंड। देखो कितना अच्छा डेटा गिवन है, t = बोला है π/4 सेकंड, π/4 सेकंड का मतलब इसका 1/4 का मतलब t/4 तक चलाना है, और t/4 तक चलाना है तो देख के ही पता चल रहा है t/4 टाइम में तो भाई एक्सट्रीम से मीन आ जाएगा।
T/4 में एक्सट्रीम से मीन आ जाएगा। अब इसकी मीन पोजीशन निकाल लेते हैं। मीन पोजीशन कहां होगी? जहां फोर्स 0 होगा, उसको 0 पटकोगे तो 20x इधर आया, 20x = 10, तो x = आ गया हाफ। इसका मतलब x = हाफ पे इसकी मीन पोजीशन है 4, 0 है। तो एक्सट्रीम से मीन तक आने में टाइम कितना लगेगा? T/4, उतना ही टाइम अपने को दिया है। मतलब इस टाइम पे मीन पे पहुंच गया। मीन पे पहुंच गया तो उसका x कोऑर्डिनेट हो गया हाफ, मतलब 0.5 का मतलब ये आंसर हो सकता है और ये हो सकता है। साथ में और क्या पूछा है? मोमेंटम। मोमेंटम देखो इतने अच्छे आंसर गिवन है, मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा। मोमेंटम देखोगे तो जब मीन पोजीशन पे यहां से आया तो इधर भाग रहा है, और मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, मतलब मोमेंटम 0 नहीं है, नहीं होगा, तो आंसर आ गया थर्ड। बाकी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी निकालोगे ओमेगा ए, और मोमेंटम क्या हो जाएगा? m ओमेगा ए। सही है। मास कितना दिया था बेचारे का? 5, और ओमेगा क्या हो जाएगा? 2π/t, और टाइम पीरियड कितना था? पाई। एम्पलीट्यूड कितना है इसका? हाफ। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की डिस्टेंस एम्पलीट्यूड होता है। तो यहां क्या क्या कैंसिल आउट हो गया? 2 से 2, पाई से पाई, आंसर आ गया 5, जबकि कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं अपने को, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, में क्या बोला है अपने को? ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। भाई सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है, तो इसका मतलब एक चीज तो साफ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए ना। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर ऑर्बिट में चलना पॉसिबल नहीं है। आगे बोल भी दिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स। फोर्स गिवन है -kr। ये माइनस साइन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स की डायरेक्शन की, वो सेंटर की तरफ है, ठीक है। आर वेक्टर इधर है तो फोर्स है वो अंदर की तरफ है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ ये बन जाएगी, अपनी सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर आ गया? mv²/r। इस r को ले आओ इधर, तो इक्वेशन क्या बन गई अपने पास? kr² = mv²। आगे बोला गया करस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी दिस। पोटेंशियल एनर्जी से भी आप फोर्स निकाल सकते हो डिफरेंशिएट करके माइनस साइन लगा के, उससे भी देखो यही आएगा। r² का डिफरेंशिएशन 2r, 2 से 2 कट गया, kr ही आ रहा है, माइनस होगा ही, f = -dv/dr करके, ठीक है ना। उसके बाद में वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट एंड r इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन, मतलब बोर मॉडल वैलिड है। बोर मॉडल में एक दूसरी इक्वेशन क्या होती है? mvr = nh/2π। वही बोली एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इसने l लिख दिया, अपन उसको mvr लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन l की जगह पटक देता हूं मैं, क्या? mvr = nh/2π। इसने ये h अलग लिखा है और इस h को अलग से रिप्रेजेंट किया है h/2π। ये h अलग है, ये अलग है, काट मत देना कहीं, 2π = 1 कर दो, है ना। इसको मैं कुछ अलग h0 लिख देता हूं, n × h0। h0 की वैल्यू अलग से स्पेसिफाई की है h/2π। तो ये आ गया mvr = nh/2π। यहाँ पे भी ऑप्शन में ये h0 ही है, ठीक है क्या? यहाँ पे भी ऑप्शन में जहां जाइए h लिखा है, ये क्या है? h, ठीक है क्या? ये थोड़ा सा सही नहीं रिप्रेजेंट कर रखा, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो दो इक्वेशन बन गई, एक तो mvr वाली, ये किसके बराबर है अपने पास? nh0, ठीक है क्या? mvr = nh0। जरूरत पड़ेगी तो अपन उसको h/2π रख देंगे, लेकिन आंसर सारे h0 के टर्म्स में है, ठीक है। पहले वाले में क्या पूछा है भाई अपने से? r²। r पूछा है तो इन दोनों इक्वेशन से किसको एलिमिनेट कर दूं मैं? v को। r पूछा है तो v को हटा दो। v को हटाओगे तो यहाँ kr² = m, v की जगह यहां से क्या रख दूं? v की जगह रख दूंगा nh0/mr, और उसका स्क्वायर भी कर लो, क्या आ जाएगा? n² h0 का स्क्वायर अपॉन m² r²। को इधर ले आओ, r की पावर 4, k को इधर ले जाओ, एक m है वो कट जाएगा बेचारा, ये बचा n² h0 का स्क्वायर अपॉन m k। r की पावर 4 ये आ गया, तो r² निकालना है तो दोनों तरफ रूट ले लो, तो r² = क्या आ जाएगा? n h0/√mk। तो n h0/√mk, मतलब सही है। आसान चीजें हैं एकदम। अगले में देखो v² पूछा है। v² पूछा है तो खुद ही सोच लो क्या करोगे v² निकालने के लिए? r की ऐसी तैसी करो, यहां से r को हटाओ, तो r की वैल्यू यहां से यहां पटको, तो ये क्या आ जाएगा? k। r की जगह यहां से क्या रख दू? n h0/mv, तो स्क्वायर करोगे n² h0 का स्क्वायर अपॉन m² v² = mv²। इस v² को इधर ले आओ, m को नीचे ले आओ, नीचे m³ बन गया, तो v की पावर 4 = दिस आ गया। अपने से v² पूछा है, दोनों तरफ रूट ले लो, क्या आ जाएगा? n² h0 का स्क्वायर का रूट n h0, तो n h0, ऊपर क्या बचेगा रूट में? k
और नीचे क्या बचेगा एम क्यू, मतलब ये भी परफेक्ट है, कोई बुराई नहीं है। अगले ऑप्शन में देखो एल अपॉन एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऑलरेडी निकाल लिया, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें भाई, क्या करूं एम आर स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दूं, और आंसर एल के टर्म्स में है, तो इस एन इंटू एच नोट को क्या पटक दूं एल, तो यही एल पटक दो और दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा बेटा अपने पास एम एल, तो इधर बन गया एम इंटू एल, और साथ में अंडर रूट नीचे ही लिख देता हूं, अंडर रूट 1 का रूट तो 1 ही है, एम इंटू के। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए एल अपॉन एम आर स्क्वायर, तो एल अपॉन एम आर स्क्वायर को नीचे ले जाओ, तो एल अपॉन एम आर स्क्वायर को नीचे, इसको रूट को इधर एम को नीचे, तो रूट एम के अपॉन एम क्या आ जाएगा रूट के बाई एम, तो रूट के बाई एम, ये भी परफेक्ट है, सही है। एक ऑप्शन और बचा। एनर्जी, एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बेचारे ने पोटेंशियल तो दी है कितनी के आर स्क्वायर बाय 2, काइनेटिक और निकाल लेते हैं, काइनेटिक क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर तो पड़ा है अपने पास है ना, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू पड़ी है ये रही, हाफ एम वी स्क्वायर दोनों तरफ हाफ कर दो, तो काइनेटिक क्या आ जाएगी, काइनेटिक आ जाएगी के आर स्क्वायर बाय 2, दोनों को जोड़ दो, टोटल एनर्जी कितनी आ रही है के आर स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी आएगी के आर स्क्वायर, तो के आर स्क्वायर की वैल्यू ये यहां से वहां पटक देंगे, तो आंसर कितना आ गया के एन एच नॉट, रख ही देता हूं क्या आंसर आ रहा है के इंटू आर स्क्वायर की जगह रख देता हूं एन एच नॉट अपॉन रूट एम के, आ रहा है क्या आंसर, एन एच नोट तो है, के भी नहीं है, के भी है रूट में, कोई बुराई नहीं है, देखो के अपॉन रूट के, रूट में के तो है, मतलब ये टर्म भी है अपने पास, ये वाली टर्म भी है, 3 कहां से आ गया, 3 तो आना पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन अपना गलत हो। ये थोड़ा सा हर ऑप्शन चेक करना पड़ रहा था, मल्टीपल में तो देखो भाई टाइम देना पड़ेगा एडवांस में, मल्टीपल सवाल अगर सही करने हैं ना तो मल्टीपल में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की जा सकती। अगला देखो ये वेव्स का प्रॉब्लम आ गया है ना, इसमें क्या बोला गया है, 2 रस्सियां हैं, कहां पटके इसको यहां से फिट कर दूंगा, ठीक है, क्या बोला है इसमें 2 रस्सियां यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, इधर वाली का मास पर यूनिट लेंथ कितना है म्यू, और दूसरे वाली का कितना 4 म्यू, देख के ही पता चल रहा है डायग्राम में दोनों रस्सियां दीवार पे बंधी हुई हैं, तो इधर से टेंशन टी तो इधर से भी टी, क्योंकि अगर दोनों में अलग अलग टेंशन होगी तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और नेट फोर्स भाई 0 नहीं होगा तो इसका मतलब सिस्टम एक्सिलरेट कर जाएगा, सिस्टम तो अपना रेस्ट पे है, इसका मतलब जितनी टेंशन इस वाली रस्सी में है इस वाली रस्सी में भी टेंशन उतनी है। अब तो अपने को फॉर्मूला लगाना है पहले वेलोसिटी का, वो क्या होगा अंडर रूट टी बाय म्यू, सही है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। अब देखो आप यहां से यहां आ रहे हो, म्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, म्यू कितना गुना हो गया, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, इसमें 4 म्यू दिया हुआ है, म्यू कितना गुना 4 गुना, और टेंशन दोनों में सेम, तो म्यू 4 गुना, तो इसका मतलब यहाँ नीचे 4 टाइम्स उसका रूट हाफ, तो इसका मतलब इस रस्सी के कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी, हाँ दिमाग है वापस देखो, म्यू कितना गुना हो गया 4, तो 1/√4 कितना हो गया 2, 1/√4 2 का मतलब इसमें वेलोसिटी अगर v है तो इसमें वेलोसिटी v/2, लिख देता हूं ये यहीं, इसमें वेलोसिटी v तो इसमें वेलोसिटी v/2, और फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। अब अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, v बराबर f लैम्डा, f दोनों के लिए सेम है, जिसमें वेलोसिटी आधी होगी उसमें लैम्डा भी आधा होगा, इसका मतलब इसमें वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो इसमें वेवलेंथ λ/2, ये ध्यान रखना, मैंने इसका v लिखा है और इसका म्यू दिया है पहले वाले का, तो v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, ध्यान रखना, समझ में आ गया, क्योंकि इसका 4 म्यू था, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया इसमें, जॉइंट एट पॉइंट O पे जंक्शन है, ये अपना पॉइंट O इसमें, ठीक है क्या, और फिक्स एंड्स है P और Q एज शोन इन फिगर, द स्ट्रिंग्स आर अंडर ए यूनिफॉर्म टेंशन T, टेंशन दोनों में यूनिफॉर्म है वो वैसे ही पता है अपने को क्योंकि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है। इफ वी डिफाइन द फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट टी बाई म्यू, खुद देखो वहां पे वो रूट टी बाई म्यू क्या है वेलोसिटी, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसको एक बार f लिख रहा हूं, f इज इक्वल टू ये है वेलोसिटी v/2L। अब इसको कंपेयर करो इस वाले फॉर्मूला से, f आएगा v बाई लैम्डा बाई, तो v बाई लैम्डा, तो यहां लैम्डा कितना आ गया 2L, लैम्डा कितना आ गया 2L, और स्टैंडिंग वेव में एक नोड और दूसरे नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है λ/2 होता है, एक नोड और दूसरे नोड के बीच का सेपरेशन λ/2, इसका मतलब λ 2L है तो λ/2
एल आ जाएगा, लैम्डा बाई 2l, और ये लेंथ एल ही है, तो इसका मतलब ये भी नॉड होगा और ये भी नॉड होगा, और ये लैम्डा बाई 2 परफेक्ट एक लूप बन गया। अब इससे आगे तो फिर सवाल आसान हो गया, मतलब जब स्टैंडिंग वेव बनी इसमें एक लूप बन गया, एक से छोटा बन पाना पॉसिबल है नहीं, कम से कम एक तो बनाना पड़ेगा। तो क्या बोल सकता हूं, यही फ्रीक्वेंसी मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है और यही फंडामेंटल है, ये इसके लिए फंडामेंटल है। अब इसमें आगे देखो, आगे गए तो लैम्डा आधा हो गया, तो नोड के बीच का सेपरेशन भी आधा, तो यहां नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा, तो यहां नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाई 2 आधा होगा उससे, मतलब ये डिस्टेंस एल है दो नोड्स के बीच, तो यहां दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस एल बाय 2 होगी, इसका मतलब एल बाय 2 होगी, तो एल लेंथ में मैं बोल सकता हूं दो लूप बन जाएंगे, और आगे वाली एल लेंथ में वापस दो बन गए, छोटे बड़े बन गए, लेकिन बराबर समझना है इनको, ठीक है। ये बन गया अपना मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला डायग्राम, जिसमें टोटल कितने नोड हो गए, 1 2 3 4 5 6, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या ये वाली आ गई क्या हो, तो इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी V0 ही हो गई, जिसमें नोड्स की संख्या कितनी आ गई अपने पास 6, और ये जंक्शन बीच वाला क्या बन गया अपने पास, एंटी नोड या नोड, नोड। ये एंटी नोड बन पाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उधर से लैम्डा अलग है और इधर से लैम्डा अलग है, उधर वेलोसिटी अलग है, इधर वेलोसिटी अलग है, इसका मतलब स्टैंडिंग वेव बनेगी तो बीच वाला पॉइंट 100% भाई क्या होगा, नोड ही होगा, ठीक है। अब मैं डायग्राम मिटा रहा हूं इसमें आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो बताया वो ध्यान रखना, ठीक है क्या। चलते हैं इसमें आगे, देखो एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं, डायग्राम आप दिमाग में रखना। इसमें क्या बोला गया, विद ए नोड एट ओ था बीच वाला पॉइंट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज V0, सही बात है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। विद ए एंटी नोड एट ओ, बी ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद ए नोड एट ओ, इट हैज 6 नोड्स इंक्लूडिंग द एंड नोड्स, ये भी सही है, 6 नोड ही बन रहे थे टोटल, तो ए भी सही हो गया, सी भी सही हो गया। नो वाइब्रेशनल बॉन्ड विद एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग, सही बात है, क्योंकि अगर वाइब्रेशनल मोड में है तो इसका मतलब जंक्शन क्या होगा, 100% नोड ही होगा, जंक्शन क्या होगा, नोड ही होगा। आसान था ये भी सवाल, तो इसका आंसर हो गया ए, सी और डी, है ना। मल्टीपल आराम से करने के सवाल है भाई, मल्टीपल में जल्दबाजी करते ही तो गए काम से। इसमें देखो, इसमें क्या बोला गया, अपने को एक ग्लास बीकर है, ऑप्टिक्स का सवाल है, एक ग्लास बीकर है जो कि एज ए सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस, नीचे का बेस है ना वो प्लेनो कॉन्वेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.6। एज शोन इन फिगर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज 9 सेंटीमीटर, इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 9 है। वाइल द प्लेनर सरफेस STU, नीचे का STU प्लेनर सरफेस है वो क्या है, मिरर, इसका मतलब नीचे अपन ने क्या कर रखा है, इसको यहाँ पॉलिश कर रखा है, नीचे वाला सरफेस है ये अपन ने पॉलिश कर रखा है। द बीकर इज फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ये वाला लिक्विड है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, अप टू द लेवल QPR मतलब जस्ट उस वाली जगह तक जहां तक वो लेंस है ना। इफ द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट O एट हाइट h है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज है ना ऑन टू इटसेल्फ, मतलब उसपे खुद पे इमेज बन रही है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा वही इमेज बन गई। तो यहां देखो दो तो लेंस है, एक ये लिक्विड वाला एक ये कॉन्वेक्स वाला, और नीचे मिरर है, तो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, लेंस या मिरर की तरह, मिरर की तरह, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है वो मिरर की तरह बिहेव करेगा, और फाइनल इमेज उस पे ही बननी चाहिए। तो मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं, फाइनली ऐसा कुछ मिरर बनना चाहिए जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आए r, और ऑब्जेक्ट है ना वो h हाइट पे रखा है, और ये h हाइट इसका सेंटर होना चाहिए, और यहां से लाइन गई वो परपेंडिकुलर टकराए और वापस अपने रास्ते पे चली जाए, यही इमेज बन जाए। मतलब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कौन से मिरर की तरह बिहेव करना चाहिए, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉनकेव। अब इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेता हूं, तो तीनों डायग्राम्स अलग अलग बनाऊंगा मैं। सबसे पहले ऊपर वाला डायग्राम बनाऊं तो ये स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये ऐसा कर्वेचर, तो उसके बाद ये ऐसा और फिर ये ऐसा, ये ऑलमोस्ट टच ही है ऊपर, मैंने थोड़ा सा दूर बनाया समझाने के लिए। उसके बाद ये वाला लेंस है, उसके बाद नीचे आ गया ये वाला लेंस, नीचे का स्ट्रेट, और ये रेडियस 9 है भाई, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये मिरर है, ये ज्योमेट्री बन गई। ऑब्जेक्ट ऊपर है, रेज ऐसे आएंगी तो ये साइड प्लस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, इसका है 1.6 है ना, ये भी लेंस ये भी लेंस ये मिरर,
तो एक एक की फोकल लेंथ निकालता हूं, पहले ऊपर वाले की लेंथ की 1/f1 इज इक्वल टू, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है n रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। n रिलेटिव क्या हो जाएगा इसका n, तो n माइनस 1/r1, 1/r1 तो इनफाइनाइट 0 हो गया, r2 इसका सेंटर पॉजिटिव में ही है तो 1/9 क्योंकि रेडियस 9 था, तो माइनस 1/9, 1/r1 माइनस 1/r2, तो वो माइनस दूसरे वाले के कारण रह गया, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1/f1 कितना आ गया अपने पास, 1 माइनस n डिवाइड बाय 9 आ गया। सही है। दूसरे की फोकल लेंथ निकालोगे 1/f2, तो n रिलेटिव माइनस 1, n रिलेटिव होगा 1.6 माइनस 1.6, 0.6 का मतलब 6/10, 6/10 का मतलब 3/5, तो 3/5 n रिलेटिव आ गया। 1/r1 तो 1/9, इसका सेंटर नीचे और इसका 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो 1/9, ये इससे कैंसिल आउट हो गए, 3 into 5 1/15। दोनों लेंस का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/f लेंस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1 माइनस n अपॉन 9 प्लस का 1/15, 1/f1 प्लस 1/f2 एज इट इज जोड़ दिया मैंने। एलसीएम कितना आ गया 15 और 9 का 90, तो एलसीएम आ गया 90, 45 भी आ रहा था क्या, ठीक है मैंने 90 ले लिया, इससे चला लेंगे 90, तो यहां कितना हो गया 10 माइनस का 10n और फिर प्लस का 6। सही है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया 16 माइनस 10n डिवाइड बाय 90 हो गया, ये लेंस का फोकल लेंथ आ गया। अब पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालोगे तो लेंस प्लस मिरर का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है 1/f इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं। लेंस और मिरर का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 1/fm माइनस 2/fl। मिरर तो स्ट्रेट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया इनफाइनाइट, तो उसका फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, ये टर्म तो 0 हो गई। ये 1/fl की वैल्यू एज इट इज पटक दो, ऊपर 2 भी है तो 2 ये 90 से कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 45, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस अंदर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा 10n माइनस 16 अपॉन नीचे 45, इसका उल्टा कर लेंगे तो f आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो फोकल लेंथ आई वो फाइनली इस मिरर की आई, क्योंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं देखूं तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, और फाइनली इसकी फोकल लेंथ आनी चाहिए नेगेटिव, और ये आंसर नेगेटिव साइन के साथ ही देगा आंसर। लेकिन अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड देखूं तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे को माइनस से, माइनस से कर दूंगा तो केवल मेरा मैग्नीट्यूड आ गया, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही हो जाएगा 16 माइनस 10n, तो ये फोकल लेंथ आ गई इसकी। तो रेडियस निकालनी होगी तो मिरर की रेडियस कितनी हो जाएगी 2f, उसी का डबल, तो इसका मतलब अपने इस मिरर की रेडियस कितनी आ जाएगी, यहां मिटा देता हूं मैं, ये काम का नहीं है अपना। इस मिरर की रेडियस, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट मिरर है, उसकी रेडियस आ गई अपने पास उसकी डबल, कितनी 90, उल्टा तो मैं इसलिए कर रहा हूं f आएगा वहां से 2f, 90 अपॉन 16 माइनस 10n। पहले तो ये देखो 16 माइनस 10n क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसका फोकल लेंथ आना चाहिए नेगेटिव, रेज ऐसे आ रही थी तो ये साइड प्लस ये साइड माइनस, अब तो अपने आप ये आंसर नेगेटिव आएगा, केवल मैग्नीट्यूड देखूं तो मैंने उसको प्लस बना लिया तो एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इसका रेडियस आ गया। और अगर फाइनल इमेज यही बननी चाहिए तो ये पॉइंट सेंटर होना चाहिए, तो h की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए r, तो h इज इक्वल टू होना चाहिए r। अब आपको वैल्यू पटक पटक के ऑप्शन चेक करने हैं कौन कौन से आएंगे। पहला देखो n की जगह रखो 1.42, रखो यहाँ 1.42, 10 इंटू 1.42 14.2, 16 माइनस 14.2 15 16 1.8, पॉइंट हटाया एक जीरो ऊपर गया, 900/18, 900/18 50, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। 1.35 पटको, 16 माइनस 1.35 इंटू 10 13.5 14 15 16 2.5, तो 90 अपॉन 2.5, तो ये हो गया 900/25, कैंसिल आउट करो 75 15 0 36 36, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। मल्टीपल आराम से करने होते हैं भाई धीरे धीरे। एन रखो 1.45, 1.45 का मतलब 14.5, तो 15 16 1.5 पॉइंट हटाया, 900/15 कितना आ रहा है 60, ये दे रहा है 65, तो ये गलत है। अब पटको 1.48, तो 14.8, 16 माइनस 14.8 1.2, तो ये आ जाएगा 900/25,
12, तो 900/12, 3 से कैंसिल आउट कर दो तो ये आ गया 300/4, वापस कैंसिल आउट कर दो 4 से तो कितना आ गया 75, ये दिया 85, तो ये भी, तो आंसर हो गया फर्स्ट और सेकंड, है ना। ये थर्मो का सवाल आ गया। इसमें क्या बोला गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो एच की वैल्यू है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है KT। अब क्या पूछना चाह रहा है, K कांस्टेंट है और T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब T है वो केल्विन में होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम -73 से 27, तो यहाँ तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, dq बराबर ms dt, तो dq बराबर m है 1, s की जगह रख दो KT इंटू dt, इंटीग्रेट कर दो बस। टेम्परेचर कहां से कहां तक, -73 का मतलब कितना हो गया, केल्विन में बदलोगे 200, और 27 का मतलब 300, तो इंटीग्रेट कर दो 200 से लेकर 300 तक। K तो आ गया बाहर, तो dq का इंटीग्रल q जो हीट गिवन है K बाहर आ गया, T dt का T²/2 यहां लिख देता हूं, तो T² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर तो बाहर ले लो, तो वो तो कितना हो गया 1 2 3 4, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 5, ये 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये 5 1 2 3 0, तो ये कितना आ गया अपने पास में 2 5 1 2 3 0 और K, मतलब 25,000 K आ रहा है। ये बोल रहा है किसके बराबर है n की, तो n की वैल्यू बताओ, n कितना आ गया 25,000 आ गया, ठीक है, आसान था ना एकदम। चलो फिर इससे आगे सर करेंगे डिस्कस, है ना। हाँ बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं ना। ये रोटेशन का क्वेश्चन है। इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस कैपिटल R है, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ए बैटरी ऑपरेटेड मोटर ऑफ नेग्लिजिबल मास इज fixed to this disc at point on its circumference. Another disc of same mass capital M and radius r/2 is fixed to the motor's thin shaft. Initially both discs are at rest. The motor is switched on so that the smaller disc rotate at uniform angular speed omega naught. If the angular speed at which the large disc rotate is omega by n, तो n की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि ये बड़ी वाली जो डिस्क है ना, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है, वो फिक्स है, ऐसे मोटर फिक्स है। मोटर की ये शाफ्ट है और इस शाफ्ट पे ऐसे एक छोटी डिस्क लगी हुई है, ठीक है। अब ये मोटर और जो पूरी जो सिस्टम है ये इसी एक्सिस के अबाउट घूम सकता है ऐसे से, और मोटर अपनी एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, ठीक है बात। तो ये जो स्विच है ना इस मोटर का, वो रिमोट कंट्रोल वाला स्विच है, तार वार ऐसे बाहर नहीं निकले हुए हैं, तो कोई रिमोट कंट्रोल से मोटर को चालू करेगा, जैसे ही मोटर को चालू करेगा मोटर की शाफ्ट ऐसे घूमेगी, ऐसे या फिर ऐसे घूमेगी, ऐसे मान लो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमते ये वाली जो डिस्क है ना ये ऐसे घूम जाएगी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें ओमेगा दे रखी है। अब जब ये डिस्क घूमेगी तो वो डिस्क भी तो घूमेगी, क्या क्यों घूमेगी, अगर मोटर ऐसे घूमती है तो एक चलो होगा क्या कि मोटर की शाफ्ट पर मोटर का ऐसा टॉर्क आएगा जिसकी वजह से ये डिस्क घूमेगी। अब उस टॉर्क पर कोई फोर्स भी तो है होगा ना जिसकी वजह से टॉर्क पैदा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे फोर्स होगा, यहाँ ऐसे फोर्स होगा, तो उसी का टॉर्क आएगा जिसकी वजह से छोटी वाली डिस्क घूमेगी। अब उस फोर्स की वजह से मतलब अगर मोटर ने शाफ्ट पे ऐसे फोर्स लगाया एक इधर, तो शाफ्ट मोटर पे उल्टा लगाएगी इधर और इधर, तो मोटर किसके साथ अटैच्ड है, इस नीचे वाली डिस्क के साथ अटैच्ड है, तो नीचे वाली डिस्क फिर इस एक्सिस के अबाउट घूम जाएगी। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये ऐसा कुछ है, ये जैसे ये वाली बड़ी वाली डिस्क है ना, तो यहाँ मोटर लगी हुई है इस जगह और छोटी वाली डिस्क ऊपर है, ऐसा सीन है, ठीक है। अब अगला पॉइंट सुन लें, अगर इस डिस्क, इस मोटर और इस डिस्क को एज ए सिस्टम मान ले, तो मोटर का जो फोर्स है वो तो क्या बन गया, इंटरनल। इस एक्सिस का ही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा,
लेकिन अगर मैं इसी एक्सिस के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क देखूं, किसका, इस एक्सिस के फोर्स का टॉर्क देखूं, तो कितना आ जाएगा, 0। तो सिस्टम पे नेट टॉर्क क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट 0 होगा। इसका मतलब पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अब बेटा अगर ये वाली डिस्क मोटर ऐसे घुमाती है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने की वजह से। तो वो वाली जो डिस्क है ऐसे घूमेगी कि उसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर होगा। क्यों ऊपर होगा, क्योंकि शुरुआत में दोनों डिस्क रेस्ट में है, और रेस्ट में इसका मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना था, 0। तो ये वाली डिस्क बेटा ऐसे घूम जाएगी ओमेगा डैश से। अब ये ओमेगा डैश निकालना है हमें। अब कैसे निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम 0 कर देंगे, क्योंकि पहले 0 था तो अभी भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ध्यान से सुन ले, ये वाली जो डिस्क है वो तो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I इंटू ओमेगा डैश। आई की वैल्यू हो जाएगी mr²/2 इंटू ओमेगा डैश। सही है। इस डिस्क का भी उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। अब इस एक्सिस के अबाउट देखोगे ना, तो ये जो डिस्क है वो अपने सेंट्रो मास के अबाउट ऐसे घूम रहे, लेकिन सेंट्रो मास ऐसे सर्कल में भी तो घूमेगा ना, ऐसे साथ साथ। तो याद करो कि अगर कोई रिजिड बॉडी जिसमें सेंट्रोमास आगे चलता है VCM से और सेंट्रोमास के अबाउट घूमते ओमेगा से, तो किसी इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ICM इंटू ओमेगा प्लस ऑफ M VCM इंटू R परपेंडिकुलर। याद आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम होता है। सही है क्या। अब अगला पॉइंट सुन बेटा, इस वाली डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बनेगा I इंटू ओमेगा, मतलब ये वाला जो टर्म होगा ना ICM इंटू ओमेगा, तो ये बनेगा ICM इंटू ओमेगा। ICM की वैल्यू होगी mr/2 का होल स्क्वायर, r²/8 आ जाएगा, इंटू ओमेगा आ जाएगा। अगला पॉइंट सुन ले, ये वाली डिस्क जो है ना, बड़ी वाली डिस्क ऐसे घूमेगी तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर, और ऐसे घूम रही तो इसका। लेकिन अब इस डिस्क का ऐसे, इसका सेंट्रोमास ऐसे सर्कल में घूमेगा, उसकी वजह से भी तो एक एंगुलर मोमेंटम आएगा। वो इसके डायरेक्शन में आएगा या इसके डायरेक्शन में आएगा, ओमेगा डैश की डायरेक्शन में आएगा वो, क्योंकि वो बड़ी वाली डिस्क ऐसे घूम रही है, तो छोटी वाली डिस्क का जो सेंट्रोमास है जो कि इसकी सरकमफेरेंस पर है, वो भी तो ऐसे घूम रहा है ना। तो ऐसे घूमने का एक एंगुलर मोमेंटम और आ जाएगा M इंटू VCM इंटू R, वो इसमें ऐड होगा। तो M की जगह तो M ही लिखोगे। सेंट्रोमास की वेलोसिटी क्या हो गया ऐसे, ओमेगा डैश इंटू R। आई की बात समझ, इंटू R, ये तो होता है ना M इंटू VCM इंटू R परपेंडिकुलर। अब बेटा ये दोनों एंगुलर मोमेंटम जो है ना ऊपर की तरफ है, और ये किधर था, नीचे। ये दोनों वैल्यू में बराबर बन जाने चाहिए, ताकि टोटल एंगुलर मोमेंटम अभी भी क्या रह जाए, 0 रह जाए। अब बेटा इसको सोल्व करें तो देख, r² mr² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उधर क्या है, ओमेगा डैश बाई 2 है, प्लस का ओमेगा डैश है, तो कितना बनेगा, 3। यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ब्लैक से लिख देना, इससे लिख देते हैं। हाँ, तो इधर बन रहा है 3 ओमेगा डैश बाय 2 इक्वल टू, इधर क्या बन रहा है, ओमेगा बाय, ये देखो देखे। अब इसको सोल्व करोगे तो ये और ये कैंसिल होकर 4, ये इधर आएगा तो कितना, तो ओमेगा डैश की वैल्यू आएगी ओमेगा डिवाइडेड बाय, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 12। ऐसा हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पहले पेपर में सबसे टफ क्वेश्चन यही है, वो सारे आसान आसान है। तो अगला क्वेश्चन देखो जी, ब्लैक। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉइंट सोर्स एस है, क्या करता है, इमिट करता है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट आगे जाके पढ़ लोगे आप लोग भी। लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस एट 2 points A and B, the ratio R IA and IB of the intensities of light is 2। ऐसा है, एक ही कोई पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर मान लो P है, चुप हो जा। पॉइंट A यहां है और पॉइंट B यहां है,
बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है लेट से आर ए है एंड दिस डिस्टेंस विल बी आर बी, ठीक है बात। तो यहां पर इंटेंसिटी अभी आई ए है और यहां इंटेंसिटी आई बी है, दोनों का रेशियो आपको दे रखा है आई ए डिवाइडेड बाई आई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। अब आगे क्या कह रहा है कि इफ ए सेट ऑफ टू पोलरोइड्स हैविंग 45 डिग्री एंगल बिटवीन देयर पास एक्सिस इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर पॉइंट बी, मतलब यहां पे दो पोलरोइड रख दिए जिनकी पास एक्सिस एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पर है 45 डिग्री पर है, तो न्यू रेशियो बताना है। अब सुन लो इधर फटाफट। अब बेटा यहां पोलरोइड रखोगे ना तो होगा क्या, जैसे एक ये पोलरोइड रख दिया, दूसरा पोलरोइड ये रख दिया, जिनकी पास एक्सिस ऐसे, पहले की पास एक्सिस ये है तो दूसरे की पास एक्सिस ये है, ये एंगल कितना है 45। तो यहां पर इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यहां इंटेंसिटी आई ए रहेगी बिकॉज यहां पहले पोलरोइड थोड़े रखा है। हाँ, अब क्या होगा यहां पर इंटेंसिटी में, पहले यहां इंटेंसिटी कितनी पहुंच रही थी, जस्ट बिफोर बी आई बी पहुंच रही थी। अब जैसे ही पहले पोलरोइड से हैं ये लाइट निकलेगी तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, ठीक है। तो पहले पोलरोइड से लाइट निकलते ही इंटेंसिटी हो जाएगी आई बी डिवाइडेड बाय 2। दूसरे पोलरोइड से जब ये दोबारा निकलेगी तो फिर ये हो जाएगी दिस इंटू कोस स्क्वायर 45, ठीक है। तो अब नई इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट आई बी डैश कितना होगा, तो इसको सोल्व करोगे तो आई बी डैश की वैल्यू आएगी आई बी डिवाइडेड बाय 4। अब नया रेशियो पूछा है तो नया रेशियो स्मॉल आर डैश इक्वल टू क्या होने वाला है आई ए डिवाइडेड बाय आई बी डैश, आई बी डैश की वैल्यू है आई बी बाई 4, तो यहां आई बी लिखोगे यहां 4 लिखोगे और ये रेशियो कितना दे रखा है 2, तो नया रेशियो आएगा 8, तो आंसर आ जाएगा 8। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो फटाफट सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। और डॉपलर इफेक्ट 11th वालों ने पढ़ लिया क्योंकि आप 12th में हो गए हो अब तो, है ना। एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए सोर्स एस ऑफ साउंड हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 240 हर्ट्ज when the observer O and source move towards each other at a speed v with respect to ground as shown in case 1 in the figure। देख रहा होगा आपको, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। The observer measures the frequency of sound to be 288 hertz. However, when the observer and the source move away from each other at the same speed v with respect to ground as shown in case 2, the observer measure the frequency of sound to be n hertz। तो n की वैल्यू बतानी है, तो सीधा डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे पहले केस नंबर 1 के लिए। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 288, फॉर्मूला होता था एफ डैश इक्वल टू एफ, एफ क्या होता था एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो कि कितनी है 240 इनटू होता था वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं दे रखी, मान लो वीएस है या वी नोट है। अब इस केस में क्या है कि जो ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो ऊपर क्या आएगा प्लस, तो प्लस वी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड वी नोट। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो क्या आएगा माइनस। ऐसे याद करता है ना इसको कि जब ऑब्जर्वर सुनना नहीं चाहता मतलब सोर्स से दूर भागता है, दूर भागता सुनना नहीं चाहता तो नहीं चाहता तो भाई फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, यहां माइनस आता है। और जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आता है सुनना चाहता है, उसका मन है सुनने का, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यहां प्लस आता है। ऐसे ही किसके साथ होता है सोर्स के साथ, अगर सोर्स सुनाना नहीं चाहता तो वो दूर भागेगा किससे ऑब्जर्वर से, तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, तो यहां आता है प्लस। और जब सोर्स सुनाना चाहता है किसको ऑब्जर्वर को तो पास आएगा उसकी तरफ, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, यहां आता है माइनस। ऐसा होता है, सही बात है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब पूछा है कि क्या है कि इस केस में
जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसकी वैल्यू बताओ। मान लेते हैं दूसरे केस में एफ डैश सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी, तो एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्चुअल जो कि कितना 240 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड वी नॉट प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब इस केस में ऑब्जर्वर सुनना भाग रहा है तो यहां माइनस, सोर्स भी सुनाना नहीं चाहता यहां प्लस। अब बेटा ये वैल्यू है ना, वहां से टिका दो यहां, देखो इसको यहां ले जाओगे, इसको नीचे लाओगे तो वी नॉट माइनस ऑफ वी डिवाइडेड बाय वी नॉट प्लस ऑफ वी की वैल्यू 240 डिवाइडेड बाय 288 मतलब 88। तो एफ डैश की वैल्यू आएगी 240 से मल्टीप्लाई कौन होगा 240 अपॉन 288। अब बेटा ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 आ जाएगा क्या, इसको 4 से कैंसिल करो तो 7 2 सही है ना, ये और ये 12 से कैंसिल हो जाएगा शायद, 6 और 5, ये और 6 से कैंसिल 40, कितना हो गया ये 200, तो आंसर आ जाएगा 200। तो एन की वैल्यू 200 आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स का। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि टू लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक 1 and 2 kept on the top of building of height capital H are filled with water up to height small h. In each tank, both the tanks contain an identical hole of small radius on their sides close to their bottom. A pipe of same internal radius as that of the hole is connected to tank 2. मतलब सीन क्या है, दो टंकियां हैं छत पे पड़ी हुई है, दोनों टंकियों में बराबर रेडियस के होल है और वो भी एकदम बॉटम पर, ठीक है बात। अब एक पाइप है जिसको टैंक 2 से जोड़ा जाता है उस होल से, वो कनेक्टेड टू द टैंक 2 एंड द पाइप एंड्स एट द ग्राउंड लेवल। कहने का मतलब टंकी एक जो है ना वो तो हवा में ऐसे खाली होगी, पानी खाली होगा हवा में, वो गिर के आएगा नीचे, दूसरे टैंक से पाइप जोड़ दिया तो पाइप के थ्रू पानी आएगा जमीन तक, सही है ना। आगे क्या कह रहा है, व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम टैंक 1 and टैंक 2 थ्रू द होल्स द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक्स आर T1 and T2 रिस्पेक्टिवली। और कैपिटल H की वैल्यू इतनी दे रखी है, याद रखना, ठीक है। तो T1 by T2 याद करना है, समझ गई बात, फाइंड करना है। एक बार ये वैल्यू याद लिख लो कहीं पर, इसको मैं ऊपर स्लाइड कर रहा हूं। कैपिटल H की वैल्यू 16/9 स्मॉल h है, लिख लो, जगह नहीं है इसमें, यहीं पे करना पड़ेगा। चलो यहां कर देते हैं। अब देखो बेटा, पहले मैं उस टैंक को खाली होने में टाइम निकाल रहा हूं जिसमें पाइप नहीं लगा हुआ है। तो वो टैंक ऐसे पड़ी हुई है छत पर, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे छोटा सा होल है, एरिया स्मॉल है, ये टैंक स्मॉल h हाइट तक भरा हुआ था। तो ये खाली होगा तो खाली होने की रफ्तार धीरे धीरे कम होगी जैसे जैसे खाली होगा, बिकॉज ई फ्लक्स वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो मान लेते हैं किसी टाइम t तक ये खाली होकर वाटर लेवल कितनी हाइट पे आ गया, तो उस वक्त ई फ्लक्स वेलोसिटी होगी रूट ऑफ 2gh ही तो होता ना फॉर्मूला, h की जगह y लिखोगे, लेकिन रूट से बाहर निकाल लो y को, ऐसा लिख दूं क्या, y की पावर 1/2। अब बेटा इस ई फ्लक्स वेलोसिटी से जो वाटर लेवल है वो भी तो डिक्रीज हो रहा है ना किसी स्पीड से, तो वाटर लेवल की स्पीड मान लो v डैश है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया a है। ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं ना क्लास में, हाँ। अब क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाकर v डैश निकालते हैं। तो आप लिखोगे कैपिटल A इंटू वी डैश इज इक्वल टू स्मॉल a क्या है, ये वाला एरिया है क्रॉस सेक्शन, इंटू रूट ऑफ 2g इंटू वाई की पावर 1/2। इसको यहां से मिटाएं, यहां लिख दें कैपिटल A। अब बेटा ये वाली जो टर्म है इसको एक कांस्टेंट नाम दे दो कैपिटल के, क्योंकि रेशियो पूछा है, T1 by T2 पूछा है। तो अगले केस को भी जब सोल्व करेंगे तो ऐसा रेशियो जहां मिलेगा वहां के लिख दूंगा मैं, बार बार लिखना ना पड़े, याद रखना के किसको लिखा है। अब बेटा जी इस वी डैश को क्या लिखोगे, वो तो लिख दिया ना, क्या तो लिख ही दिया। अब हमें टाइम निकालना है, टैंक एम्प्टी होने में, खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो इस वी डैश को क्या लिखोगे,
माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी। याद आ रहा है क्या क्यों लिखते हैं? क्योंकि वाई डिक्रीज हो रहा है। इज इक्वल टू क्या है बेटा? के टाइम्स ऑफ वाई की पावर 1/2 है। फिर इसको इंटीग्रेट करता है तो बेटा ये इधर आएगा अपॉन में, फिर ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ वाई की पावर -12 इंटू डी वाई इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी टी। ऐसा तो करता है। अब फिर इसको ऐसे इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। t इक्वल टू 0 पर y कितना था? स्मॉल h था, तो y की जगह मतलब लिमिट लगाओ स्मॉल h, और टाइम t1 बताना है जब टैंक खाली हो जाएगा, मींस y कितना हो जाएगा? 0। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन याद ही होगा, क्या बनता है? 2 मतलब रूट नहीं, 2 बाहर आ जाता है, 2 इंटू रूट वाई बनता है ना। इसका इंटीग्रेशन बनता है 2 इंटू रूट ऑफ वाई। माइनस को मिटा देते हैं, लिमिट को 0 से h कर देते हैं इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, उधर वाले को सोल्व करोगे तो t1। तो बेटा यहां से आपको t1 की जो वैल्यू मिलेगी ना, यहां लिमिट लगाने पे ट्वाइस रूट ऑफ h अपॉन के मिलेगी, ये t1 मिलेगा। याद रखना, सही है। अब बेटा दूसरे टैंक की बात नहीं मिटा रहा हूं मैं, दूसरे टैंक की बात करें तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये कैपिटल एच है और पाइप ऐसे ग्राउंड तक ऐसे आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब मान लेते हैं टी टाइम पे टैंक 2 जो है ना खाली होकर कितनी हाइट तक वाटर लेवल आ गया? वाई हाइट तक। तो इस जगह पे होगी ना ई फ्लेक्स वेलोसिटी। क्या होगी इस जगह ई फ्लेक्स वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ 2g इंटू यहां से हाइट, और यहां से हाइट है बेटा कैपिटल एच प्लस ऑफ वाई। ये बात समझ गए क्या या ना समझा? अब मान लेते हैं कि इस केस में वाटर लेवल की स्पीड कितनी है? v डबल डैश। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के v डबल डैश निकालेंगे। तो आप ये तो लिखोगे कैपिटल A इंटू वी डबल डैश इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू रूट ऑफ 2g इंटू में ये जो कि लिख दूं कैपिटल H प्लस वाई की होल पावर 1/2। सही है क्या? अब बेटा जी इसको यहां ले जाएंगे, इसी को तो क्या माना था, याद करो देखें। अब इसको हम लिखेंगे dy बाई डी टी विथ नेगेटिव साइन, ताकि टाइम निकाल सके टैंक खाली होने का। माइनस भी लगाएंगे। अब ये वाली जो टर्म है इसको यहां ले जाएंगे h प्लस ऑफ y की पावर 1/2 या माइनस इज इक्वल टू, इसको क्या मान रहे थे पहले भी, अभी भी क्या मानेंगे, इंटू में dt। अब इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। t इक्वल टू 0 पे बेटा y कितना है? स्मॉल h, और टाइम t2 बताना जब y 0 हो जाएगा, क्योंकि y यहां से नापा जा रही है दाना को, टैंक खाली होते ही y क्या हो जाएगा? यहां से नहीं नापा जा रहा y। अगर y यहां से नापा जाता तब y की लिमिट लगती कहां से कहां तक? कैपिटल H प्लस स्मॉल h टू कैपिटल H। सही है क्या बात? अब बेटा इसका इंटीग्रेशन भी वैसे ही करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो h प्लस वाई की होल पावर माइनस का हाफ, इंटीग्रेशन करोगे तो बन जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ कैपिटल H प्लस वाई। ऐसे तो बनेगा ना। माइनस को मिटा दिया, लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे 0 से स्मॉल h इक्वल टू के टाइम्स ऑफ t2। अब बेटा जी यहां लिमिट लगाएं तो ये बनेगा 2 इंटू रूट ऑफ कैपिटल H प्लस ऑफ स्मॉल h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के t2 आ जाएगा ना। अब एक बार वो लिख लेना, t1 वाला कहाँ है? वहां, कहाँ ही तो था, हाँ ये रहा। और t2 जब निकालोगे तो 2 की जगह 2 ही आएगा, रूट में आएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h, बाई क्या आएगा एक बार लिख लो। इसको एक बार मिटा देता हूं मैं ऐसा। अब देखना हमें t1 बाई t2 निकालना है, तो t1 बाई t2 इज इक्वल टू, t1 की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 2 रूट ऑफ h बाई k, और t2 की वैल्यू ये रही 2 इंटू रूट ऑफ कैपिटल H प्लस बाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं किया, हाँ ये मिस्टेक कर रहे हैं, ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा? यहां दिख तो रहा है क्या? यहां नहीं दिख रहा, चल यहां देख, k इंटू t2 इज इक्वल टू, अपर लिमिट लगाओगे तो 2 इंटू रूट ऑफ कैपिटल H प्लस ऑफ स्मॉल h माइनस ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ, अब तो सही है,
अब डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ऐसा कर लो ना, उधर क्या लिखा हुआ है, के T1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू रूट ऑफ स्मॉल एच, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो k इंटू T2 की वैल्यू क्या होगी 2 कॉमन ले लो, रूट ऑफ कैपिटल H प्लस स्मॉल h और माइनस ऑफ रूट ऑफ कैपिटल H, सही है ना। 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल। अब वैल्यूज रखो, इस कैपिटल H की वैल्यू रखनी है, इसकी 16/9 स्मॉल h है ना, तो स्मॉल h यहां से कॉमन ले लो, यहां से भी स्मॉल h कॉमन लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर एक ही तो रह जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय, याद रखना क्या था ये, T1 बाई T2 की जो वैल्यू बन रही थी वो बन रही थी रूट ऑफ स्मॉल h अपॉन रूट ऑफ कैपिटल H प्लस ऑफ माइनस रूट ऑफ कैपिटल H, तो रूट ऑफ स्मॉल h अपॉन इसकी वैल्यू 16/9 स्मॉल h, एलसीएम 9 लेगा तो ये बनेगा 5/3 इंटू रूट ऑफ h माइनस ऑफ यहां क्या बनेगा 4/3 इंटू, ये खत्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 एलसीएम तो 3/1, तो स्क्वायर था क्या T1 बाई T2 का होल स्क्वायर था या T1 बाई T2, तो आंसर आ जाएगा 3। तो ऐसा हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये डिस्कस हो गया ना, तो T1 बाई T2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका लग रहा है आपको क्वेश्चन, कौन से टॉपिक का लग रहा है, आरबीडी का लग रहा है ना, तो पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है, ए थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ ऑफ कैपिटल एल एंड सर्टेन मास, मास नहीं दे रखा, एम मान लेना, इज कैप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल विथ ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, रोड की लेंथ भी एल है, स्ट्रिंग की लेंथ भी एल है, रोड का मास एम है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, फिक्स टू वन एंड, टॉप व्यू दिखा रखा है, मतलब ऊपर से फोटो लेंगे तो ऐसा आएगा, एज शोन इन फिगर, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पिवोटेड टू ए पॉइंट ओ, यहां पिवोट कर रखा है, इफ ए हॉरिजॉन्टल इंपल्स पी, अब इंपल्स वर्ड आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, इंपल्स इक्वेशन, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, P इज इम्पार्टेड टू द रोड एट ए डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू L/n फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द रोड, दिख रहा होगा, as seen in the figure, then the rod and string revolve together around the point O with the rod remaining aligned with string, in such a case value of n, मतलब क्या है कि x की वैल्यू, x की नहीं n की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे घूमे एक साथ घूमने का मतलब ये हो गया कि O के अबाउट इस पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ओमेगा डैश, या ओमेगा मानना चाहो तो ओमेगा मान लो, या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, सही बात। अब बेटा अगर इस पूरे सिस्टम की इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी है, तो इस रोड के सेंट्रो मास की ऐसे वेलोसिटी होगी ओमेगा डैश मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू क्या होगी 3/2, क्योंकि इस रोड का सेंटर जो है ना वो तो सर्कल में घूमेगा ना, वो सर्कल की रेडियस कितनी होगी L प्लस L/2 बोले तो 3L/2, ये बात समझ रहा है, हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट और सुन ले बेटा, जो रोड है, रोड के इस वाले एंड की ऐसे वेलोसिटी होगी ओमेगा डैश इंटू एल, बिकॉज ये वाला जो एंड है ना वो एल रेडियस के सर्कल में घूमेगा, और ये वाला एंड जो है इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा डैश इंटू, समझिए बात। अब हम कुछ नहीं करेंगे, रोड का एबीडी बनाकर इंपल्स इक्वेशन और एंगुलर इंपल्स इक्वेशन लगाएंगे, ध्यान से सुनना। ये रोड है ऐसे, और ये रोड का मिड पॉइंट है, इंपल्स यहां लगाया गया है P, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है x है, x की वैल्यू निकालेंगे तो n अपने आप मिल जाएगा। अब बेटा हमें ये पता लगा है कि इस इंपल्स की वजह से स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं लगाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रिंग तो ऐसे है, तो इसी इंपल्स की वजह से सेंट्रो मास को कितनी वेलोसिटी मिली है, इतनी वेलोसिटी।
हम रोड पर इंपल्स इक्वेशन लगाएंगे। इंपल्स इक्वेशन क्या होती है? इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इंपल्स की वैल्यू कितनी बेटा? p इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम जो कि कितना है m इंटू ओमेगा डैश इंटू 3l/2। इनिशियल 0 था तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम खत्म। ये इंपल्स इक्वेशन। इसी रोड पर एंगुलर इंपल्स इक्वेशन लगाएंगे। किसके अबाउट? सेंट्रोमास के अबाउट। तो सेंट्रोमास के अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना है? p इंटू एक्स। उस स्ट्रिंग का कोई इंपल्स नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो रोड का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा I इंटू इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। तो I की वैल्यू होगी ml²/12 इंटू इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो? यहां से अगर आपको किसी रिजिड बॉडी की 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो सेंट्रोमास के अबाउट उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी आती है जितनी इन दोनों पॉइंट्स के रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होती है। याद आया या नहीं आया? आ गया क्या? तो एक काम करो ना, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो, वही वहां लिख दो। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी कितनी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी? ऐसे तो होगी ना, ओमेगा डैश इंटू 2l माइनस ऑफ ओमेगा डैश इंटू l बाय, यही तो होगा ना। इसको सोल्व करने से कितना आएगा? ओमेगा डैश। तो बेटा यहां पर ओमेगा डैश लिख दे। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम बन गया रोड का अपने सेंट्रोमास के अबाउट। इक्वेशन नंबर 2 हमें चाहिए x, दोनों को डिवाइड कर दे। तो p से p क्या हो जाएगा? कैंसिल। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा डैश से ओमेगा डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा। ये और ये कितना आ जाएगा? 6। ये 6 ऊपर चला जाएगा 18। तो 1/x की वैल्यू बनेगी 18 डिवाइडेड बाय l। इसका मतलब x की वैल्यू बन गई l/18। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 18 हो गई। तो ऐसे फटाफट सोल्व हो जाएगा। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन किसका? थर्मो का। 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस अंडरगो द साइक्लिक प्रोसेस दे रखा आपको। कौन सा ग्राफ है? पीटी ग्राफ है, P और इधर T। मैच द क्वांटिटीज मेंशन्ड इन लिस्ट 1 विद देयर वैल्यूज इन लिस्ट 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। R क्या? गैस कांस्टेंट है। अब इसको थोड़ा ऊपर स्लाइड करें। अब इसको देखो, पहला ऑप्शन क्या है? द वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस इज, वो तो निकालना पड़ेगा। वापस आ जाओ इधर, यहां पे आओ। हाँ देखो, अब पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है। ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस में कितने पार्ट है? 4। यहां से यहां तक, वहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये वाला प्रोसेस बताओ। आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का वर्क डन क्या होता है? P इंटू V2 माइनस V1, लेकिन हमें V1 और V2 नहीं पता, तो एक फॉर्मूला और होता है NR T2 माइनस T1। तो बेटा इस वाले प्रोसेस का वर्क डन हो जाएगा N 1 है, R T2 माइनस T1 2T0, या 2 लिख दो और यहाँ T0 लिख दो। सही है बेटा। यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन होता है nRT ln of V2/V1, लेकिन नहीं पता V2/V1, P1/P2 बन जाता है फिर वो, है ना। तो इस प्रोसेस का वर्क डन आएगा NR, T की जगह लिखोगे 3T0, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ T0, ln of V2/V1 की जगह P1/P2, तो P1/P2 करो 1/2, तो ln of 1/2, तो माइनस तो यहां चिपका लो और ln of 2 लिख दो। सही है क्या बेटा? यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्क डन अगेन NR T2 माइनस T1। तो बेटा n की वैल्यू 1, NR T2 ये वाला टेम्परेचर होगा, तो माइनस ऑफ 2T0। आगे की बात समझ में? ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। तो वर्क डन N1 R इंटू T0 इंटू ln ऑफ P1/P2, तो P1 बताओ 2P0, P2 बताओ, तो यहां क्या आ जाएगा? ln ऑफ 2। पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना तो ऐड कर दो सबको। अब बेटा इन दोनों को ऐड करो पहले तो 0,
यहां पे 3R T नॉट ln2 है और यहां पे R T नॉट ln2 है, तो माइनस ऑफ 2R T नॉट ln(2). ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो इसमें। माइनस ऑफ 2R T नॉट ln(2). इसका मतलब P के साथ कौन मैच करेगा? चौथा मैच करेगा। ठीक है, बात याद रख लेना है। फिर दूसरे में क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस जेके। जेके प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है। देखो बेटा जेके प्रोसेस कहां है, चेक करो, देखें ये रहा जेके। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। एन की वैल्यू 1 है, मोनोएटॉमिक गैस है तो सीवी 3R/2। जेके में डेल्टा टी 2T नॉट, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3R T नॉट। कौन सा ऑप्शन आएगा देख लेना, चलना तो पड़ेगा आगे, उसको चेक करो कितना आ रहा है? 3R T नॉट, 3R T नॉट, 3 आ रहा है। हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस KL, मतलब डेल्टा क्यू निकालना है KL में। बेटा KL प्रोसेस कहां है? देखो देखे KL ये रहा। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U 0 होता है। इसका मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 प्लस W हो जाएगा। और ये निकाल रखा था W कितना आया था? माइनस ऑफ 3R T नॉट ln(2). तो ऐसा ऑप्शन देखो देखे कहां? पांचवा था क्या? हाँ पांचवा आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट वन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन द प्रोसेस एमजे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज 0, तो कैलकुलेट करना ही नहीं। अब देख लेना कौन सा इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, यहां ये लिख रखे हैं। ठीक है, सेकंड कर जाएगा क्या? सेकंड कर जाएगा। चलो आगे चलो फिर क्वेश्चन नंबर 15। अभी भी पढ़ाया थोड़े दिन पहले। हाँ आ गया ना क्वेश्चन? हाँ, तुम तो मेरी बात नहीं मानते हो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या है कि 4 आइडेंटिकल थीन स्क्वायर मेटल शीट्स, मेटल प्लेट्स है, S1 S2 S3 एंड S4 ईच ऑफ साइड A। साइड A है, स्क्वायर प्लेट है तो एरिया हो जाएगा A स्क्वायर। कैप्ड पैरेलल टू ईच अदर विथ इक्वल डिस्टेंस स्मॉल h इज लेस देन स्मॉल a between them as shown in the figure. Let C naught is the epsilon naught A square by D। मतलब ये क्या दे रखा है तुम्हें? दो प्लेटों के बीच की कैपेसिटेंस बता दो। एप्सिलॉन नॉट A by D तो होगा, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह A स्क्वायर, D की जगह D। मतलब ये दो प्लेटों के बीच की कैपेसिटेंस है। क्या पूछा है? वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो तो पता है। ठीक है आगे चलो, कहाँ मिटाए? यहां रह गया ये। अब ठीक है, हाँ अब देखना बेटा जी, मैच द क्वांटिटीज मेंशन इन लिस्ट 1 विथ देयर वैल्यूज इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आओ जी पहले स्टेटमेंट पे आओ। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4, पहली प्लेट और आखिरी प्लेट के बीच की कैपेसिटेंस निकालनी है विथ S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड, मतलब कोई भी कनेक्ट नहीं है आपस में। तो पहली प्लेट बेटा यहां है, दूसरी यहां है, तीसरी यहां, चौथी यहां है। तो पहली और चौथी के बीच में कैपेसिटेंस निकालनी तो सर्किट बना के निकालें। तो 1 को यहां ड्रॉ कर ले और चौथी को यहां ड्रॉ कर ले, दूसरी और तीसरी को एक जगह नहीं, अलग अलग यहां ड्रॉ कर ले। पहला कैपेसिटर बनेगा 1 2 के बीच में, ये लो, जिसकी कैपेसिटेंस C नॉट। अगला बनेगा 2 3 के बीच में C नॉट। अगला बनेगा 3 4 के बीच में C नॉट। तीनों कैसे जुड़ गए? तो नेट C कितना होगा? C नॉट बाय 3। कहाँ है ये पढ़ा लिखना एक जना। P के साथ तीसरा आ जाएगा। अगला Q क्या कह रहा है? द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 शॉर्ट विथ S3। अब की बात S2 और S3 से
आपस में कनेक्ट है तार से, दोबारा सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ छापोगे प्लेट 1 और यहाँ प्लेट 4, प्लेट 2 और प्लेट 3 एक साथ, तो यहाँ छाप दो 2 और 3। पहला कैपेसिटर बन रहा है प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में, प्लेट 1 और प्लेट 2, बताओ कैपेसिटेंस। अगला बन रहा है 2 और 3 के बीच में, यहाँ 2 यहीं 3, तो ऐसे बनेगा, वो शॉर्ट हो गया। अगला 3 और 4, तो ऐसे ये सी नोट। अब बताओ कि दोनों कैसे जुड़ गए, ये तो शॉर्ट हो गया ना, खत्म। तो आंसर क्या आएगा, सी नोट बाय 2। क्या आएगा बेटा इसके साथ, सेकंड याद रखना है। अगला पढ़ो जाएगा क्या है, द कैपेसिटेंस बिटवीन 1 and 3। अब की बार 1 और 3 के बीच में पूछा, तो 1 यहां छापो, 3 यहां छापो, विथ S2 शॉर्ट विथ S4, और S2 और S4 एक साथ है, लेकिन यहां थोड़े ना आएंगे, वो अलग ही पड़े रहेंगे। तो S2 और S4 है। पहला कैपेसिटर कहां बनेगा, 1 और 2 के बीच में, जोड़ दो, ये लो सी नोट। अगला 2 और 3 के बीच में, अगला 3 और ये ले, बस इतने तो होंगे। ये दोनों कैसे जुड़ गए, इक्विवेलेंट बताओ, 2 सी नोट। अब ये 2 सी नोट, ये सी नोट, आंसर कितना आएगा, 2 सी नोट बाई 4 आ जाएगा इसके साथ। अगला, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 and S2 with S3 short to S1 and S2 short with S4। अब देखो बेटा, हमें निकालना है कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड, तो 1 2 यहां छापोगे। अब बेटा जी 3 किसके साथ आ जाएगा, 1 के साथ, और 4 किसके साथ, 2 के साथ। पहला कैपेसिटर बनेगा 1 2 के बीच में, ये 1 2, फिर बनेगा 2 3 के बीच में, 2 3, 3 4, ये 3 वो उधर 4, तीनों कैसे जुड़ गए, पैरेलल में। आंसर क्या आएगा, 3 सी नॉट। ये आ जाएगा कि सही, बस इतना आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्या है, किसका है क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स का। हाँ, क्या कह रहा है कि ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट। याद रखनी बातें, द रे पार्शली रिफ्रैक्ट्स इनटू द स्फीयर, मतलब स्फीयर की बाउंड्री पर या स्फीयर की सरफेस पे इंसिडेंट हुई तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ आगे रिफ्रैक्ट हो गया है, विथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाई नॉट, एंड देन पार्शियली रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैक सरफेस। मतलब जैसे ऐसे स्फीयर है, उधर से आई लाइट एंटर हुई, अब यहां से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, यहां तक हो गया था काम। द रिफ्लेक्टेड रे देन इमर्ज आउट ऑफ द स्फीयर आफ्टर ए पार्शियल रिफ्रैक्शन। मतलब कितनी बार, पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन होकर बाहर निकल गई वापस। द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे with respect to incident ray is alpha. Match the quantities mentioned in list 1 with their values in list 2 and choose the correct option. इसको थोड़ा ऊपर खिसका रहा हूं मैं। इंसिडेंट एंगल क्या था, थीटा नोट था, याद रखना, और पहली रिफ्रैक्शन पर रिफ्रैक्शन एंगल फाई नोट, और टोटल डेविएशन अल्फा, याद रखनी है बातें। अब इसका थोड़ा डायग्राम बनाए अगर, तो जैसे बेटा ये है स्फीयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, मान लेते हैं इस जगह पर रे इंसिडेंट हुई, तो इस जगह पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल एक्चुअल में इस स्फीयर की रेडियस ही तो हो जाएगी। अब रे इंसिडेंट हुई ऐसे, दिस एंगल विल बी थीटा नॉट। अब यहां से रिफ्रैक्ट होके जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ऐसे तो जाएगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बेटा, फाई नॉट। अब बेटा इस जगह पर रिफ्लेक्ट वाला पार्ट आपको कंसिडर करना है, रिफ्रैक्शन आगे जो आ रहा है उसको कंसिडर नहीं करना। तो इस जगह पे पहले नॉर्मल छापे, तो नॉर्मल ऐसे ही तो होगी, सेंटर से पास करेगी। यहां पे ये ट्राइंगल कैसा बनेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, जिसकी वजह से ये वाला एंगल कितना बनने वाला है, फाई नॉट।
अब बेटा यहां रिफ्लेक्ट हो रही है रे, तो जितना इंसिडेंट एंगल है इस पॉइंट पे उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा, तो ये एंगल फाई नॉट ही तो होगा। क्लियर है क्या बात? अब बेटा इस जगह से जो बाहर रे निकली है ना रिफ्रेक्ट होके, वो कंसिडर करनी है। तो इस जगह नॉर्मल छापोगे तो सेंटर से पास होती हुई रेडियस से तो नॉर्मल है। अब बेटा जी ये एंगल बता दो, फाई नॉट, बिकॉज दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो आइसोसेलेस। अब बेटा यहां से रिफ्रैक्ट होकर नॉर्मल से अवे हटेगी, दूर जी तो जाएगी ना, रेयर मीडियम में आ गई। ये वाला जो एंगल है ये ई एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। अब बेटा इस जगह तुम स्नेल लॉ लगाओ एक बार इस पॉइंट पे, तो तुम क्या लिखोगे, यहां लिख रहा हूं मैं 1 इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू एन इंटू साइन ऑफ फाइन। एक काम करो यहां पे लगाओ, देखिए इस जगह पे स्नेल लॉ लगाओ, इस जगह एन इंटू साइन फाई नॉट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ ई की वैल्यू बता दे, थीटा नॉट। देख देंगे एक बार लगा के, तो ये थीटा नॉट एंगल ही है। बात तो समझ रहे हैं? अब टोटल डेविएशन देखना है। बेटा रे ऐसे जा रही थी लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसे घूम गई, तो यहां पे डेविएशन आया है डेल 1, फिर ऐसे जा रही थी उसको घूम गई, ऐसे डेविएशन आया डेल 2, फिर ऐसे आ रही थी उधर ही घूम गई, ऐसे डेल 3 आया। अब बेटा ये तीनों डेविएशन सेम डायरेक्शन में गया, तीनों के तीनों क्या क्लॉकवाइज डेविएशन, तो नेट डेविएशन में तीनों का क्या बनेगा, सम। अब यहां वाला डेविएशन बता कितना होगा, थीटा नॉट माइनस, याद रखना ये डेल 1 जो है ना ये थीटा नॉट माइनस ऑफ फाई नॉट। यहां रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन की वजह से डेविएशन आता है पाई माइनस ऑफ 2i, है ना, पाई का मतलब 180 माइनस ऑफ 2i का मतलब फाई नॉट। यहां डेविएशन बताओ, थीटा नॉट माइनस ऑफ फाई नॉट। अरे ये फाई नॉट ही तो होगा, तो उधर घूम गई तो इतना तो घूमे, तो टोटल डेविएशन बेटा यहां लिख रहा हूं मैं इस जगह, टोटल डेविएशन को अल्फा बोला था, सबको ऐड करो तो 180, बाकी में कहीं नहीं है एंगल, वैसे पर्टिकुलर एंगल यहां आ रहा है, तो 180 थीटा नोट ऐड करो, तो यहां थीटा नोट, यहां कोई थीटा नोट नहीं, यहां थीटा नोट, तो प्लस ऑफ 2 थीटा नोट, और फाई नोट की बात करें तो माइनस ऑफ 4 फाई नोट। ये टोटल डेविएशन आ गया, एक रिलेशन वो है। आगे बात समझ। अब ऑप्शन पे आओ, इफ एन की वैल्यू 2 है, एन कितना है 2, अल्फा कितना है, मतलब टोटल डेविएशन कितना 180, देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस विल बी, उधर से मैच करवाना है। तो एक तो हमें कंडीशन दे दी कि अल्फा की वैल्यू 180 है, अल्फा 180 रखो बेटा, 180 रखो, तो 180 से 180 कैंसिल, तो ये माइनस ये इक्वल टू 0, तो क्या कंडीशन बनेगी इसके लिए, थीटा नोट इक्वल टू 2 फाई नोट। ये तो समझ रहे हो क्या बात, हाँ या ना, क्लियर बात। अब देखो जी हमें निकालना है थीटा नोट। अब ये ऑप्शन चेक कर लो ज्यादा ठीक है। अगर बेटा थीटा नोट 30 हुआ, थीटा नोट 30 हुआ तो फाई नोट कितना होगा 15, और इस इक्वेशन में यहां 30 रखे यहां 15 रखे, तो यहां कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो यहां पे 30 डिग्री रख, 1/2 इक्वल टू एन इंटू साइन, ये 15 ही तो होगा, देख देखे, तो साइन 15 की वैल्यू 1/4 तो नहीं बनता, क्योंकि यहां 1/4 बने ना तब जाके एन 2 आएगा, लेकिन 1/4 नहीं बनता है वो, तो इसका मतलब ये सही है क्या, इसके साथ मैच नहीं करा, गलत हो गया। अगर थीटा नोट की वैल्यू 60 है तो फाई नोट की वैल्यू कितनी होगी यहां से 30, तो यहां 60 रखो, √3/2 इक्वल टू एन इंटू 1/2, तो एन की वैल्यू क्या आ रही है √3, ये कह रहा 2, नहीं होगा ये नहीं। अच्छा इधर है क्या कुछ और, अच्छा इसमें ये एन की वैल्यू √3, अल्फा की वैल्यू ये, हाँ तो ये ठीक है, मतलब इसके साथ कौन मैच करेगा सेकंड। तो फिर आगे वाली वैल्यू और देखो, तीसरी वैल्यू 45, अगर थीटा नोट 45 है तो यहां क्या बनेगा बेटा
1/√2 इक्वल टू n इंटू साइन ऑफ 22.5। अब साइन 22.5 की वैल्यू ऐसा अलग अलग अजीब सी आएगी, तो क्या n की वैल्यू 4 बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो फिर आगे चलना पड़ेगा। तो ये याद रखना, ये दो इक्वेशंस, ये मिटाते ही तो उड़ जाएगी ये तो। चलो याद रखना 150, अगर थीटा नोट 150 है, अगर बेटा थीटा नोट 150 है तो फाई नोट हो गया 75। अब इक्वेशन अपने पास थी साइन ऑफ थीटा नोट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ साइन ऑफ फाई नोट। साइन 150 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू n इंटू साइन 75। साइन 75 1/4 तो नहीं बनेगा, वैसे निकाल सकते हो आप। साइन 75 को लिख लो साइन 45 प्लस 30, लेकिन वो तो अजीब अजीब सा बनेगा। तो क्या मैच करेगा? ये भी नहीं करेगा। जीरो मैच कर जाएगा क्या? जीरो मैच कर जाएगा। उसका केस कौन सा बनेगा? जीरो वाला ये केस बनेगा। अगर थीटा नोट 0 है, इसका मतलब इंसिडेंट एंगल 0 है। ऐसे रे आई, यहां से सीधी गई, यहां से रिफ्लेक्ट होगी वापस आ गई, तो डेविएशन 180 पॉसिबल है ना। इसका मतलब है पी के साथ 5 मैच करेगा, और क्यू के साथ हमने सोल्व कर लिया था, क्या मैच करा था? दूसरा। अब आर को सोल्व कर ले, आर को तो सोल्व करेंगे, पी क्यू तो सोल्व हो गए। अच्छा, ऑप्शन ही पता लग गया। हाँ, तो समझ गए बात। तो ऐसे बाकी उसी दो इक्वेशन से सोल्व करने हैं सारे। चलो आगे चलो फिर। हाँ, ये अभी आपको शायद पढ़ाया नहीं है, पढ़ा देंगे थोड़े दिनों में। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, क्या कह रहा है कि द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स एन इंडक्टर L, कैपेसिटेंस C0, resistor R0 and an ideal battery. The circuit also contains two keys K1 and K2. Initially both the keys are open and there is no charge on the capacitor. At an instant key K1 is closed and immediately after this the current in R0 found I0। ऐसा क्वेश्चन। शुरुआत में दोनों क्या है बेटा? ओपन है। अब इसको क्या कर दिया? क्लोज। ये कह रहा है कि क्लोज होते ही यहां जो सर्किट बना नहीं है, सर्किट अभी ये सर्किट का पार्ट नहीं है क्योंकि ये ओपन सर्किट है, तो यहां करंट कितना? I1। तो I1 की जो वैल्यू होने वाली है वो 0 होगी, बिकॉज आपको पता होगा कि इंडक्टर में अचानक से करंट जो है फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होता है। तो I1 क्या होगा? 0। फिर आगे क्या बोला है? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द करंट अटेंड ए स्टेडी स्टेट वैल्यू I2। अब स्टेडी स्टेट वैल्यू जो होती है ना इसमें RL सर्किट में, वो होती है बैटरी की वोल्टेज बाई R0। मतलब I2 की वैल्यू होगी बैटरी की वोल्टेज 20 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 4 एम्पीयर, ये I2 होगा। अब क्या किया बेटा? आफ्टर देर आफ्टर K2 इज क्लोज्ड, इसको क्लोज कर दिया, और उसी वक्त इसको क्या कर दिया? ओपन। तो इधर वाला जो सर्किट है वो गायब हो जाएगा, ऊपर वाला सर्किट बचेगा, वो LC ऑसिलेशन सर्किट है। इज ओपन द वोल्टेज अक्रॉस C0 ऑसिलेट विथ एम्पलीट्यूड दिस। यहां पे मैक्सिमम वोल्टेज इतनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0 है। तो पहले तो ω0 ही बता देते हैं। इस LC ऑसिलेशन सर्किट के लिए ओमेगा की जो वैल्यू होती है, जिसको ω0 कह रहा है, वो होती है 1/√of LC। ये फॉर्मूला होता है। तो ω0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 25 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 3 इंटू C की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 6। अब बेटा ये और ये कट होगा तो यहाँ 10 की पावर -2, और ये फिर बन जाएगा 10 की पावर -8। रूट से बाहर निकलेगा तो 10 की पावर -4, ऊपर जाके प्लस का 4, तो ω0 की वैल्यू आएगी 10 की पावर 4 अपॉन ये बाहर निकलेगा तो 5। 10,000 को 5 से डिवाइड करने पर 2000 आएगा ना। तो ω0 की वैल्यू आएगी 2000। एक क्वेश्चन और है इसमें, V0 क्या? मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इस LC ऑसिलेशन में होता है क्या है कि जब करंट मैक्सिमम होता नहीं LC ऑसिलेशन में,
तब सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में रहती है यहाँ पर, और जब करंट जीरो हो जाता है तो सारी एनर्जी इस कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रहती है, और एनर्जी रहती है कांस्टेंट। तो आप ये कह सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से कि हाफ सी नॉट इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, यहां लिख देता हूं, हाफ सी नॉट इंटू वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर। इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। इसे सोल्व करोगे तो ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी मैक्स की जो वैल्यू आने वाली है बेटा वो आएगी रूट ऑफ, इधर जाएगा तो एल इंटू सी नॉट, देखो देखे, और इंटू आई मैक्स, एल इंटू सी नॉट का होल रूट जो है यहां सोल्व किया है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एल सी सोल्व किया, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2000। तो इसकी जो वैल्यू है बेटा, इसकी वैल्यू वो आ जाएगी 1 बाय उल्टा लिख दिया गया, यहां पर उल्टा लिख दिया, तो सोल्व करो फिर। वी मैक्स की जो वैल्यू आने वाली है अंडर रूट ऑफ एल बाय सी नॉट इंटू आई मैक्स, बड़े यहां सोल्व करते हैं इसको, तो रूट ऑफ एल की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10 की पावर अपॉन में 10 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 6 इंटू आई मैक्स की वैल्यू ये 4 दे रखी है, 4 कैलकुलेट की थी। अब बड़ा इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 10 की पावर माइनस ऑफ 5, अब यहाँ माइनस बाहर आएगा, ऊपर जाएगा, यहां से आएगा 5 और वहां से 4, 200। अब देख लेना, I1 की वैल्यू 0 है, I2 की वैल्यू 4 है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2000 है, और V मैक्स की वैल्यू 200 है। देखो देखे ऐसा कोई ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ I1 0, पहला मैच कर जाएगा, वैल्यू ऑफ I2 4 आएगा ना, तीसरा मैच करेगा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट इन किलो रेडियन 2000 आया था तो 2 आ जाएगा इसमें, 2 मैच करेगा, V नॉट मैक्सिमम वोल्टेज कितनी 200, 5वां मैच करेगा, तो पहला आंसर हो जाएगा। तो बस यहीं पे समाप्त हो जाता है।